नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से 72 घंटे के अंदर पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। बता दें, महिला पहलवानों ने कल बुधवार को धरना देकर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला पहलवानों और उनके समर्थन में बैठे पुरुष पहलवानों का धरना आज गुरुवार को भी जारी है। एक और बड़े घटनाक्रम में महिला राष्ट्रीय कुश्ती ट्रेनिंग कैंप को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने बुधवार को भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। विनेश फोगाट का कहना है कि महिला पहलवानों को राष्ट्रीय शिविरों में कोच और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय शिविरों में नियुक्त कोचों में से कुछ वर्षों से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने कहा, कई युवा महिला पहलवानों ने मुझसे राष्ट्रीय शिविरों में यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। मैं कम से कम 20 लड़कियों को जानती हूं जिन्हें राष्ट्रीय शिविर में यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आज मैं ये कह रही हूं, मुझे नहीं पता कि मैं कल जीवित रहूंगी या नहीं। WFI के लोग काफी ताकतवर हैं। मालूम हो कि आरोपों में घिरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह गोंडा के रहने वाले हैं और कैसरगंज से चुनाव लड़ते हैं। उनकी गिनती दबंग नेताओं में होती है। वो खुद को हिंदूवादी नेता कहते हैं। आरोपों के बाद संस्था के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तमाम आरोपों का खंडन किया और कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो वो फांसी लगा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में अपने नियम बनाए हैं, उसी वजह से ये सारा विरोध हो रहा है। महिला पहलवान और भतीजी विनेश फोगाट की ओर से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह शरण पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को पहलवान गीता और बेबिता फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने सही ठहराया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमेशा लड़कियों का कैंप लखनऊ में करवाता है, अपने घर के करीब। पहले भी काफ़ी लड़कियों ने शिकायत की है उसके खिलाफ, मगर कभी कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने धरना देने वाले पहलवानों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बच्चों ने बहादुरी दिखाई है। बता दें, महावीर फोगाट मेडल विजेता पहलवान गीता और बबीता फोगाट के पिता हैं और विनेश फोगाट के चाचा हैं। बॉलीवुड फिल्म दंगल उन्हीं के जीवन पर बनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को एक ड्राफ्ट प्रपोजल में कहा है कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसी कोई भी न्यूज़ अपडेट न की जाए जिसे केंद्र एजेंसी PIB ने फेक करार दे दिया है। यानी जिस खबर को सरकार की ये एजेंसी फेक बता देगी उसको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किया जाएगा। यानी सरकारी एजेंसी जिस भी खबर को फेक कहेगी वो खबर कहीं और चल ही नहीं पाएगी। बता दें, मंत्रालय ने मंगलवार 17 जनवरी 2023 को अपनी वेबसाइट पर एक ड्राफ्ट पोस्ट किया है। इस ड्राफ्ट में 2021 के IT नियमों में किए गए बदलाव हैं। इन बदलावों में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के नियमों को भी शामिल किया गया है। इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि PIB द्वारा किसी भी खबर को फेक करार देने के बाद लोगों द्वारा पोस्ट किए गए वैसे किसी भी कंटेंट को हटाए जाने की संभावना है। ये नियम ये भी कहता है कि सरकार द्वारा मान्य कोई फैक्ट चेकिंग एजेंसी अगर केंद्र से जुड़ी किसी भी खबर को फेक करार दे देती है तो उसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी उन लोगों को भी मिलेगी जो केंद्र सरकार से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं। कर्नाटक में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव की भेसात बिछने लगी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए हर दल घोषणाएं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं। कांग्रेस के बाद अब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा कि उनकी सरकार गृहिणी शक्ति योजना के तहत राज्य के हर BPL परिवार को 2000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री ने चिक्कामंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मैंने 14 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी थी। इस योजना का उद्देश्य हर गरीब परिवार को आवश्यक सामान खरीदने और उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना है। 14 जनवरी को बोम्मई ने कहा था कि सरकार महिलाओं को अपने घरों का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना पर विचार कर रही है। इसकी घोषणा राज्य सरकार के आगामी बजट में कर दी जाएगी। बता दें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कर्नाटक में आकर महिलाओं को संबोधित किया था और हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए देने का वादा किया था। कांग्रेस सभी घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब में आखिरी पड़ाव पूरा कर रही है। पंजाब में 8 दिनों तक अलग अलग शहरों से गुजर चुकी है यात्रा। इसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाएगी। इसके मद्देनजर आज दोपहर में पंजाब के पठानकोट में रैली होगी। इसके बाद ही यात्रा जम्मू कश्मीर में जाएगी। इससे पहले बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा ने अपने कार्यक्रम में पहला बदलाव करते हुए हिमाचल प्रदेश में 1 दिन बिताने का फैसला किया। इस दौरान यात्रा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए।
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो पप्पू नहीं बल्कि एक स्मार्ट शख्स हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए आरबीआई के पूर्व गवर्नर से जब राहुल गांधी की छवि को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये छवि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कई मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हुए दशकों बिताए हैं। वो यानी कि राहुल गांधी किसी भी तरह से पप्पू नहीं है, वो एक स्मार्ट, युवा, जिज्ञासा से भरे शख्स हैं। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुके पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा, किसी नेता से नोबेल पुरस्कार विजेता होने की उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए। बुनियादी बातों की समझ होना जरूरी है जो राहुल गांधी में है। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी ASER की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। राइट टू एजुकेशन कानून लागू होने के बाद आई वार्षिक रिपोर्ट ये बताती है कि 6 से 14 साल की उम्र वाले लगभग 98.4% छात्र अब स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ASER 2022 में 616 जिलों के 19,060 स्कूलों के लगभग 7 लाख छात्रों के बीच ये सर्वेक्षण किया गया था। इसका मुख्य मकसद था कोविड-19 महामारी के बाद स्कूली बच्चों को सीखने की क्या स्थिति है ये जानना। रिपोर्ट से पता चलता है कि 6 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों के एडमिशन के स्तर में सुधार हुआ है। 2010 में ये 96.6% से बढ़कर 2014 में 96.7% हो गया था। फिर 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गया है। ASER रिपोर्ट बता रही है कि 11 से 14 साल की जो लड़कियां स्कूलों से दूर हो रही थी उसमें गिरावट आई है, यानी लड़कियां अब पढ़ रही हैं। 2018 में इस आयु वर्ग की लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट 4% था, जो 2022 में 2% रह गया है। अकेले यूपी में ही ड्रॉप आउट रेट लगभग 4% है, लेकिन अन्य सभी राज्यों में कम है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि मिड डे मील, मुफ्त किताबों और शौचालय जैसी सुविधाओं के कारण भी बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षित हुए हैं। एक और जहां स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो सर्वे में जो चिंता की बात देखी गई है वो है कि 2018 के बाद से लर्निंग लेवल में कमी देखी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 3 के बच्चे जो कक्षा 2 की किताब पढ़ सकते थे वो 2018 में जहां 27.3% थे, वहीं साल 2022 में घटकर 20.5% हो गए हैं, यानी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। सर्वे के अनुसार गणित के सवाल हल करने की बच्चों की क्षमता में भी गिरावट देखी गई, लेकिन अपने से छोटी कक्षा की किताब पढ़ने में हुई गिरावट के मुकाबले ये गिरावट कम है। जैसे कक्षा 3 में जोड़ घटाव कर सकने वाले बच्चों की संख्या जहां 2018 में 28.2% थी, वहीं 2022 में घटकर 25.9% रह गई है। हिजाब विवाद कर्नाटक के बाद अब यूपी भी पहुंच गया है। मुरादाबाद में एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को बुधवार को कॉलेज में आने से रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि वो हिजाब उतारकर ही कॉलेज में आ सकती हैं। कॉलेज में ड्रेस कोड 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया है। कर्नाटक में चले ऐसे ही विवाद का मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। NDTV, दैनिक जागरण और स्थानीय मीडिया के मुताबिक मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनका कॉलेज उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं करने दे रहा था और गेट पर जबरन उनका हिजाब उतार दिया गया। इस मामले को लेकर तय नियमों पर अड़े रहे छात्रों और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं व कॉलेज के प्राध्यापकों के बीच हाथापाई हो गई। हिंदू कॉलेज के सीन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस बीच कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि उन्होंने यहाँ छात्रों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है और जो कोई भी इसका पालन करने से इनकार करेगा उसे कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। कॉलेज ने 1 जनवरी 2023 से ड्रेस कोड लागू कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान खासा चर्चा में रहने वाली न्यूजीलैंड के PM जेसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वो अगले महीने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगी। उन्होंने अपनी लेबर पार्टी के सदस्यों की एक बैठक में कहा कि मैं इंसान हूं, हम जितना दे सकते हैं उतना किया और मेरे लिए ऐसा करने का अब ये सही समय है। उन्होंने कहा कि 6 साल तक चुनौतीपूर्ण पद संभालने के बाद अब अगले 4 सालों के लिए उनके पास योगदान देने के लिए कुछ खास नहीं है, इसलिए अब वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। जेसिंडा आर्डर्न लेबर पार्टी के नेता के पद से 7 फरवरी तक इस्तीफा दे देंगी। आने वाले दिनों में उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए वोटिंग होगी। न्यूजीलैंड में इस साल 14 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।